नमस्कार दोस्तों। ग्राम विकास अधिकारी मुख्य परीक्षा का सिलेबस जारी हो चुका है। तो आज हम इस सेशन में एक संक्षिप्त चर्चा करेंगे मुख्य परीक्षा के सिलेबस पर और क्या हो सिलेक्शन वाली रणनीति। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि अभी जो मुख्य परीक्षा का सिलेबस जारी हो चुका है, तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि इसमें क्या है। तो देखो, जैसा कि आप देख रहे हो, मुख्य परीक्षा के उन्होंने 6 जो पार्ट है ना, 6 पार्ट में दे रखा है। पहले उन्होंने जनरल हिंदी और अंग्रेजी का दे रखा है। दूसरा जो पार्ट है उसमें उन्होंने गणित को लिया है। उसके बाद सामान्य ज्ञान है, हालांकि आगे डिटेल में भी दे रखा है। फिर भूगोल और प्राकृतिक संसाधन। और नेक्स्ट जो पार्ट है वो राजस्थान के संदर्भ में कृषि और आर्थिक संसाधन। कुल मिला के यूं कहें कि ये तीसरा और चौथा जो पॉइंट है ना, भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, कृषि और आर्थिक संसाधन, भूगोल का एक बड़ा जो पार्ट है उन्होंने 2 अलग अलग भागों में दे दिया। वैसे ज्योग्राफी का ही पार्ट है। फिर हम देखेंगे कि इतिहास, कला और संस्कृति। तो कुल मिला के टोटली राजस्थान, जो पूरा राजस्थान का जीएस है, राजस्थान का पूरा जीएस है। इसके अलावा सामान्य ज्ञान है, जो जनरल स्टडीज है वो देखेंगे आगे क्या क्या दे रखा है। मैथ्स है और इसके अलावा हिंदी और अंग्रेजी, लैंग्वेज में हिंदी अंग्रेजी है। मैथ्स है, सामान्य ज्ञान जीएस है, और उसके बाद राजस्थान के तीनों पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आगे क्या दे रखा है। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि जो नेगेटिव मार्किंग है 1/3, 1/3 अंक काटा जाएगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक काटा जाएगा। अब थोड़ा सा डिटेल में हम लोग देखेंगे। तो ये जो 6 पार्ट है ना, उसको डिटेल में अब हम देखेंगे। जैसे पहला पार्ट है, जैसे अपन ने किया कि जो भाषा ज्ञान है, भाषा ज्ञान की हम लोग बात कर रहे थे, जिसमें जो है हिंदी और अंग्रेजी का, जैसा कि हमने जो पढ़ा। तो ये देखिए, हिंदी की टोटल 30 अंक है और इंग्लिश के कितने, 20 अंक है। तो यहाँ साथ साथ हम ये भी चर्चा कर लेंगे कि सीरियस तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हो, हिंदी में 30, देखो भाषा ज्ञान है टोटल 50 का है, तो 30 प्लस आपका क्या हो जाएगा, 20। देखो इसमें आप थोड़ी सी स्किल डालोगे ना, तो आपका मामला बहुत अच्छा होने वाला है। जैसा कि हिंदी की बात करें तो हिंदी में क्या है, संधि और संधि विच्छेद। ठीक है, पहले देख लेते हैं। समास, उपसर्ग, प्रत्यय, उसके अलावा पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, शब्द युगम, उसके अलावा वाक्यांश के लिए एक शब्द, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, मुहावरे, लोकोक्तियां, परिभाषिक शब्दावली। अब देखो ये सेलेक्टेड पॉइंट है। जैसा कि आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, कोई स्टूडेंट कर रहा है, या पटवारी की, और या जो कोई भी एग्जाम है, आरएस मेन से ही परिभाषिक शब्दावली। अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि राजस्थान भर्ती परीक्षा की कोई व्यक्ति तैयारी कर रहा है, तो उसमें जैसे एक टॉपिक फिक्स आता ही आता है, परिभाषिक शब्दावली, जो ऑफिस के अंदर हम दैनिक यूज में लाते हैं ना। जैसे मान लो सीएल है, पीएल है, इस टाइप के जैसे वर्ड है ना, जैसे एचआरए हो गया, डीए हो गया, आप सुनते हो डीए बढ़ गया, टीए बढ़ गया। तो इस तरीके से जो प्रशासनिक शब्दावली ऑफिशियल यूज में जो डे टू डे वर्ड काम आते हैं वो है। तो ये वाला बहुत सिंपल। और मैं आपको बता देता हूं कि यदि ये जो परिभाषिक शब्दावली वाला मामला है ना, ये आप ढंग से तैयार कर लो ना, ये मीनिंग ही तो है, अंग्रेजी का मायना ही तो है। ए ढंगू तैयार कर लो तो हम उतारो सवाल गलत कोने में, है ना। और मैं कह रहा हूँ बहुत से लोग इसको बहुत हल्के में लेते हैं। फिर यदि आप बात करें लोकति मुहावरे, देखो लोकति मुहावरे की मैं यदि बात बताऊं तो 150 से लेकर 200 लोकति मुहावरे बार बार वही रिपीट होते हैं, बार बार वही लोकति मुहावरे रिपीट होते हैं। ऑफलाइन जो बैच के स्टूडेंट है उनको तो पता ही होगा कि 150-200 हम लोग पढ़ते हैं और लगभग उन्हीं में से आ जाते हैं। ये क्योंकि आरएस मेंस में भी है, और रीट वगैरह, पटवार है, ग्राम सेवक वगैरह, जो भी वैकेंसीज होती है, जैसे एसआई के अंदर तो ही आता है। अच्छा, शब्द वाक्य शुद्धि की बात करें तो शब्द के अंदर भी आप देख लो 400 के आसपास जो वर्ड है शब्द के अंदर फिक्स है, वहीं से आते हैं। तो एक 401 वर्ड है, इनका आप 2-3 बार अभ्यास कर लोगे तो मामला आपका ठीक हो जाएगा। उसके बाद हम बात करें वाक्यांश के लिए एक शब्द, इसमें भी 150 से लेकर 200 वर्ड है। जो वाक्यांश के लिए एक शब्द है ना, वो आप याद कर लो, फिक्स है, बार सवाल नहीं जाता। इसी तरीके से शब्द युगम है, ये भी 200-250 के आसपास है। विलोम शब्द की बात करें, देखो सीरियस स्टूडेंट तैयारी करने वाले विलोम शब्द को छोड़ देते हैं, ये क्या, ये तो हम तीसरी क्लास से, चौथी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन मैं फिर बता दूं कि विलोम शब्द वहाँ एग्जाम में ऐसे पूछे जाते हैं कि अच्छे जो लोग तैयारी करने वाले हैं उनको आंसर नहीं आता। इसलिए विलोम शब्द को भी आप सीरियस लीजिए, क्योंकि यदि संधि आपको 3 नंबर या 2 नंबर देके जा रही है, तो विलोम शब्द आपको 2 या 3 नंबर देके जाएगा। इसलिए इनको हल्के में ना लें।
फिर पर्यायवाची शब्द आपका देखो वोके बहुत अच्छा होना चाहिए। यदि आपका वोके अच्छा है ना तो पर्यायवाची, विलोम और वाक्यांश के लिए एक शब्द और ये सारा मामला सेट हो जाएगा। तो पर्यायवाची शब्द है वो भी आप याद रखिए, प्रत्येक शब्द के कम से कम 10 से लेकर 15 तक पर्यायवाची शब्द, और ये 200 से 250 के आसपास जो वर्ड है जो इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम पूछ जाते हैं, आप उनको अक्सर से एक बार समझिए, समझते हुए याद करो। और पर्यायवाची बहुत ईजी, एक बार आपने पढ़ लिया, याद कर लिया, हर एग्जाम में काम आएंगे। उपसर्ग जो शब्द के पहले जुड़ते हैं, प्रत्यय जो शब्द के बाद में जुड़ते हैं, इसमें भी फिक्स है, क्योंकि उपसर्ग प्रत्यय आप पढ़ोगे तो आप कहीं ना कहीं ये चीजें संधि में भी आएगी, है ना, और ये आपके उधर भी आएगा ना। तो उपसर्ग प्रत्यय को थोड़ा सा आपको अच्छे से करना है। फिर बात रही समास की। समास जो है, समास का आप टोटल पढ़ने के बाद आप ब्रीफ के अंदर तुलनात्मक अध्ययन कीजिए, क्योंकि होता क्या है कि हम समास 15 दिन पढ़ लेते हैं, 20 दिन पढ़ लेते हैं, कोचिंग में चल जाता है ना, और बहुत बड़े बड़े नोट्स बना लेते हैं, 5-7 दिन हिंदी की गाइड भी पढ़ लेते हैं, ये पढ़ लेते हैं, वो पढ़ लेते हैं, लेकिन एग्जाम में पता क्या आता है, एग्जाम में वो सवाल आता है जो कंफ्यूज करने वाला होता है। जैसे कुछ ऐसे समास दो जो ओवरलैपिंग है, जैसे मान लो इधर भी आ रहा है, जैसे क्रमधारय में भी आ रहा है, बहुब्रीहि में आ रहा है, तो ये बेसिकली क्या अंतर है, आप पूरा पढ़ने के बाद एक तुलनात्मक अध्ययन करके एक टेबल फॉर्म में इनको सेट कर लो। मैं कह रहा हूँ समास का कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। नेक्स्ट यदि हम बात करें हिंदी की यदि हम बात करें तो संधि, देखो संधि के साथ संधि विच्छेद, या तो आपको जैसे संधि युक्त अलग अलग करके पूछ सकते हैं, उल्टा भी पूछ सकते हैं, संधि का क्या नाम है, तो इसको भी बेसिक से आप पढ़िए। पूरा पढ़ने के बाद इसका ब्रीफ के अंदर एक तुलनात्मक अध्ययन इस तरीके से माइंड मैप है उसमें सेट कर लो, आपका सवाल गलत नहीं होना। मेरा मानना है हिंदी के आपके जो 30 अंक है, यदि आप थोड़ा सा स्किलफुली काम करोगे, आपका जो हिंदी में 30 अंक है, मैं कह रहा हूं कि 1-2 सवाल छोड़ दें, ये तो गलती से भी गलत हो सकता है, बाकी हिंदी में सवाल गलत नहीं होता यदि कोई बढ़िया तरीके से तैयारी कर रहा है, सिलेक्शन वाले रणनीति से तैयारी कर रहा है, बहुत कम मेहनत में। चलिए नेक्स्ट इंग्लिश की बात करें तो क्वेश्चन बेस्ड ग्रामर सेकेंडरी लेवल एग्जाम 10-12 तक का जो है ना मामला, वहां तक के जो लेवल है उस लेवल से पूछेंगे। और इसमें 2 चीजें, एक तो ग्रामर आएगी आपके, जैसे ग्रामर में देखो मैं आपको बताऊं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, पैसिव वॉइस है, डिटर्मिनर्स है, आर्टिकल्स है, तो ये सारी चीजें, प्रीपोजिशंस है, ये सारी चीजें आएगी। तो देखो इनमें ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी, नॉर्मल हम लोग पढ़ते हैं, जैसे क्योंकि ये वनडे एग्जाम है, मैं फिर कह दूं लोग इंग्लिश से डरते हैं, ये वनडे एग्जाम है, यदि आपने 7-8 दिन ढंग से यदि इनकी पहचान ही सीख ली ना, क्योंकि यहाँ तो आपको क्लिक करना है, आपको पूरा लिखना नहीं, आंसर राइटिंग नहीं करना है, आपको केवल पहचान करनी है, 4 ऑप्शन उसमें पहचान तो कर ही सकते हो आप। इस तरीके से आप पढ़िए कि केवल आप पहचान जाओ कि इसका ये है, और आपको क्लिक ही तो करना है ना, टिक ही तो करना है, तो ये वाला मामला ठीक है आपके लिए, यदि थोड़ा सा आप करोगे तो आपके लिए अच्छा हो जाएगा। फिर क्वेश्चन मल्टीपर्पज चॉइस बेस्ड ऑन पैराग्राफ, ये एक आपको पैराग्राफ दे रखा होगा, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं अपठित गद्यांश, अनसीन पैसेज, जो गद्यांश आता था तो अवतरण, उसमें से जैसे पूरा पैराग्राफ दे दिया, फिर नीचे 5 सवाल देंगे, फिक्स है, नेट के फर्स्ट पेपर में भी आता है, तो आपके भी आएगा। तो ये लैंग्वेज का स्किल चेक करने के लिए दिया जाता है। तो ये थोड़ा सा नॉर्मली, पहली तो बात ये है कि इसके लिए क्या किया जाए, नॉर्मली इनके लिए जैसे अलग अलग जैसे इनको सिखाते हैं कि ये करो वो करो, लेकिन मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं करना, आप 15 से 20, 30 हो सके तो 50 ये इंग्लिश के इस तरीके से अनसीन पैसेज है वो पढ़िए, और उसके बाद उसमें से क्वेश्चन आंसर है जो आंसर उनको फाइंड आउट कीजिए। ये एक हैबिट है, आपने 20-25 बार ये प्रैक्टिस कर लिया तो मुझे नहीं लगता कोई आपका सवाल गलत होगा। आपकी आधी अधूरी अंग्रेजी है, टूटी फूटी है, तो भी काम निकल जाएगा, ज़्यादा नहीं तो 5 में से मैं कहूँ कि 3-4 सवाल ठीक हो जाएंगे, है ना। तो ये वाला मामला आपके लिए ठीक रहेगा। फिर हम बात करें मैथ्स 40 अंक की है, दशमलव, भिन्न, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ हानि, छूट, परिमिति, समय, दूरी, अनुपात, समय, साझा किस्तों में भुगतान, चक्रवर्ती ब्याज, वृद्धि, ह्रास दर, बहुपद के गुणनखंड, बहुपद के महत्तम, समापवर्तक, एलसीएम वगैरह दे रखा, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, ये 10th लेवल के सारा है ना, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप और मध्य विचलन, चतुर्भुज वृत्त, चाप और उनके द्वारा आंतरिक कोण और ज्यामितीय रचनाएं। देखिए आपके कम से कम मान के चलो 15 से 20 प्रश्नावली दे रखी है, तो मान के चलिए एक सवाल तो नहीं आएगा इनको ना, क्योंकि ये 10th लेवल के, ज़्यादा टफ तो आएगा नहीं, क्योंकि आपने प्री में पढ़ा है, तो मेंस में मुझे नहीं लगता कोई ज़्यादा इसमें माथापच्ची करने की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट की यदि हम बात करें, नेक्स्ट बात करो, देखो सामान्य ज्ञान, इसमें 20 अंक है। देखो इसमें क्या क्या, इसको 2 भागों में उन्होंने डिवाइड कर रखा है, 2 भागों में डिवाइड कर रखा है। जैसे पहला है करंट अफेयर्स है 10 नंबर के, तो इंटरनेशनल, नेशनल और स्टेट स्तर के प्रमुख, तो वही है इंटरनेशनल जो लेवल की जो घटनाएं हैं, और फिर नेशनल और फिर स्टेट लेवल की घटनाएं, वहां से सवाल पूछेंगे।
देखो दे रखा है संगठन हो गया, संस्थाएं होगी, व्यक्तित्व हो गए, जो हाल ही में किसकी पोस्टिंग कहाँ हुई है, कौन से संगठन के कौन अध्यक्ष है, कौन सा संगठन का कौन सा सम्मेलन कहाँ हुआ है। कुछ एक संस्थाएं हैं जैसे पर्यावरण से संबंधित जुड़ी है तो वो नॉर्मल इनसे सवाल पूछेंगे। सामान्य विज्ञान ये इंपॉर्टेंट है, देखो सामान्य विज्ञान 10 अंक का है, ये लेके मत बैठ जाना, क्योंकि मैंने देखा है कि लोग साइंस 6-6 महीने पढ़ते हैं। ठीक है, 6-6 महीने साइंस पढ़ते हैं, 6-6 महीने पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये जैसे आप साइंस देख रहे हो उसमें क्या दे रखा है, सामान्य विज्ञान के वे प्रश्न जो डे टू डे दिन प्रतिदिन अनुभव और विश्लेषणों पर आधारित हो, मतलब और जिनके विज्ञान की समझ विकसित हो उसके, इसमें थोड़ा सा ये भी दे रखा है इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार और सैटेलाइट, इस टाइप का जो 2-3 पॉइंट है वो हाईलाइट करके दे रखे हैं। दूसरा दे रखा है कि डे टू डे जो आपके जो साइंस यूज में आती है तो वो जो है टॉपिक्स आएंगे। तो ओवरऑल जनरल साइंस है जो 10 तक की साइंस है उसमें से सवाल पूछेंगे। नॉर्मल है, बहुत सिंपल है, ज़्यादा माथापच्ची करने की जरूरत है नहीं, यदि 4-5 दिन को ढंग से कर लोगे तो हो जाएगा। नेक्स्ट भूगोल की बात करें, भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, इनमें से कितने नंबर आएंगे, 30 अंक दे रखे। संसार के व्यापक भौगोलिक क्षेत्र, महत्वपूर्ण स्थान, नदियां, पहाड़ और महाद्वीप। देखो इसमें है ना, आप एटलस लेके बैठना, पूरा जो वर्ल्ड का जो मैप है प्राकृतिक और राजनीतिक, उस मैप में ही सारा मामला हो जाएगा। उस मैप का या पोस्टमार्टम कर लेना सारा, पहाड़, नदियां, पर्वत श्रृंखलाएं, कहाँ घाटी है, कहाँ पठार है, कहाँ मरुस्थल है, तो ये नॉर्मल वैसे ही आएगा। जो विश्व का मानचित्र आपने ढंग से कर लिया तो ये मामला आपका ठीक हो जाएगा। इसमें नॉर्मल वही पूछेंगे, कौन सी नदी का उद्गम का है, कहाँ गिरेगी, कौन सी पर्वत श्रृंखला, एंडीज, रोकीज वगैरह, ये का एटलस पर्वत का है, किलिमिंजारो का है, कहाँ का, नॉर्मली ये पूछेंगे। नील नदी का उद्गम कहाँ से है, गिरेगी कहाँ, मेजन कहाँ पे, ये फलाना ढिमकाना। भारत का पर्यावरण और वन्य जीव पारिस्थितिकी इकोलॉजी, देखो इस पे थोड़ा सा इस बार ज्यादा फोकस ये कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, भारत में पर्यावरणीय समस्या से अपन देख लेते हैं, जैसे नॉर्मल अम्लीय वर्षा हो गई, ठीक है, इस टाइप के सवाल आपसे पूछेंगे। फिक्स है 2-4 है ना। ग्रीन हाउस इफेक्ट, वन्य जीव में आप ध्यान रखना, नेशनल एनपी नेशनल जो पार्क है ना, वहां से पूछेंगे फलाना महावीर जो है वो कहाँ है, कैमूर कहाँ है, वाल्मीकि कहाँ है, डालमा कहाँ है, तो महुआधार का, ये सारा पूछेंगे आपसे राजा जी। तो ये बहुत सिंपल है, इसको थोड़ा सा आप देख लीजिए। पारिस्थितिकी इकोलॉजी में देख लेंगे, जैसे हॉटस्पॉट हो गया है ना, इस तरीके से ये इस तरह टाइप से पूछ लेंगे। जैविकता हॉटस्पॉट का है, और जैविकता से संबंधित और इकोलॉजी से संबंधित ये सब किस नदियाँ वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें पूछेंगे। राजस्थान का भौगोलिक परिदृश्य, मौसम, मतलब आपसे राजस्थान के जलवायु के बारे में पूछेंगे। वनस्पति, वन संपदा पूछेंगे। मिट्टी के प्रकार, है ना, मिट्टी में ध्यान रखना, वैज्ञानिक वर्गीकरण से सवाल आएगा, फिक्स है। उसके अलावा भौगोलिक क्षेत्र में भौतिक प्रदेश वगैरह, मानव संसाधन। नेक्स्ट थोड़ा सा हम देखें तो जनसंख्या की समस्याएं, देखो तो ये फिक्स है, आपने पढ़ाई है। बेरोजगारी, गरीबी, अकाल, यहाँ से सूखा, बाढ़ और रेगिस्तान। राजस्थान ये नॉर्मल हम जब पढ़ेंगे ना, राजस्थान जियोग्राफी, भारत राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन जैसे खनिज, देखो खनिज और खान, ये हम जब राजस्थान का खनिज पढ़ते हैं ना तो वहां से सवाल बन जाएगा। तो राजस्थान में कौन सा खनिज इसमें एकाधिकार है, या कोई जैसे सीसा, जस्ता, चांदी की खान कहाँ है, फेमस खान है, वो पूछ लेंगे। वन संपदा हो गया, भूमि, पानी, पशु संपदा से पशुओं की नस्लें ध्यान रखना, क्योंकि पढ़ने का एक रीति नीति होती है, आप पढ़ रहे हो क्या सवाल क्या बनेंगे, मैं साथ साथ बताता चल रहा हूँ। वन्य जीव, वन संरक्षण, वन्य जीव में ध्यान रखना, एनपी और सेंचुरी से सवाल पूछ लेंगे। वन संरक्षण से संबंधित कौन से वन कांड पाए जाते हैं, इस टाइप से सवाल बनेंगे। ऊर्जा की समस्याएं, ऊर्जा के परंपरागत, ये सवाल बनता है, फिक्स है। देखो ऊर्जा के परंपरागत और गैर परंपरागत स्रोत, आपके इस टाइप का सवाल एक फिक्स एग्जाम में, निम्न में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, कौन सा जो परंपरागत है, फिक्स आता है। तो ये चीजें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। चलिए, राजस्थान के संदर्भ में कृषि और आर्थिक जो संसाधन है, ये भी 30 नंबर के, वैसे ज्योग्राफी का ही है। राजस्थान की खाद्यान्न और व्यावसायिक फसलें, जब हम राजस्थान की कृषि पढ़ते हैं तो कृषि पर डिपेंड है, कृषि पर आधारित उद्योग, जैसे सूती वस्त्र उद्योग हमारे राजस्थान और भारत का एक बहुत महत्वपूर्ण उद्योग है, तो सूती वस्त्र उद्योग से संबंधित सवाल पूछ लेंगे, तो कृषि आधारित उद्योग है ना। वृहद सिंचाई परियोजना से सवाल पूछेंगे, जैसे राजस्थान की पहली वृहद सिंचाई परियोजना कौन सी है, जैसे आईजीएनपी के मैं बता दूं, हालांकि इसमें दे रखा होगा, आईजीएनपी के जो लिफ्ट नहर है, फिक्स है, लिफ्ट नहरों का सवाल पूछा जाता है ना, नया नाम पुराना नाम। देखो सिंचाई परियोजना, नदी घाटी परियोजना, बंजर भूमि, सूखा क्षेत्र विकास, ये आ भी गया। देखो आईजीएनपी, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, फिक्स है, इसके लिफ्ट नहरों से सवाल आएगा, लिख लो, ठीक है। उसके अलावा उद्योगों का विकास, उसका स्थान, उद्योगों के विकास के लिए जुड़ी संस्था जैसे आरएफसी हो गया, रिको हो गया, है ना, राजकोन वगैरह हो गया। उसके अलावा देखो कच्ची सामग्री आधारित उद्योग, ये उद्योगों में हम सारा पढ़ लेते हैं। खनिज आधारित उद्योग, है ना, रासायनिक, लघु ग्रामोद्योग, निर्यात सामग्री, राजस्थान हस्तकला, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। राजस्थान की हस्तकला से संबंधित सवाल आते हैं, अजरक प्रिंट हो गया, मलिर प्रिंट हो गया, है ना, रतन नगरी और जेवरात का ये काम कहाँ होता है, लकड़ी की हाथी घोड़े शेर, हाथी दांत की चूड़ियां कहाँ बनती है, इस टाइप के सवाल आपके आएंगे हस्तकला में, बहुत इंपॉर्टेंट है। आदिवासी और उनकी अर्थव्यवस्था, ठीक, विभिन्न आर्थिक योजनाएं, विकास संस्थाएं, सहकारिता आंदोलन में थोड़ा सा 5-7 मोटी मोटी बातें हैं, है ना,
लघु उद्यम, वित्तीय संस्थाएं, उद्योग से पढ़ लेंगे। संविधान के 73वां संविधान के अनुरूप पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका में फिर कह दूं, जो स्थानीय स्वशासन है, लोकल जो गवर्नमेंट है, ग्रामीण और शहरी, 3 लेयर है, और ये आप पॉलिटी में डिटेल में पढ़ते हो, तो वहां से भी आपके सवाल पूछे जाएंगे। फिर इतिहास और संस्कृति, ये दोनों मिला के कितने नंबर गए? 30 अंक। इसमें सारा वही आ जाएगा। देखो, भारतीय राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास के लैंडमार्क, मुख्य स्मारक, साहित्य, पुनर्जागरण, राष्ट्रीय एकता, ये देखो इंडियन हिस्ट्री का दे रखा है कि देखो आधुनिक मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का दे रखा है ज्यादातर। पुनर्जागरण, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद या दयानंद सरस्वती सवाल आएंगे। राष्ट्रीय एकता, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष, 1857 की क्रांति, उसके बाद 1885 आईएनसी के गठन से लेकर 1947 तक का पूरा इतिहास, जिसमें गांधी युग से संभावना ज्यादा है ना। फिर हम बात करें राजस्थान के इतिहास से संदर्भ में विशेष, जैसे मध्यकालीन पृष्ठभूमि, पूरा आप राजवंशों का इतिहास पढ़ते हो। सामाजिक और आर्थिक जीवन, संगठन, स्वतंत्रता आंदोलन, राजनीतिक जागृति, आजादी से जस्ट पहले अंग्रेजों के आने के बाद क्या हुआ था, राजनीतिक एकता, भाषा, बोलियां, साहित्य, ये सवाल आएगा। राजस्थान की बोलियों वाला है ना, जैसे राजस्थान, जैसे आप ये राजस्थान देख रहे हो, तो इस राजस्थान के क्षेत्र विशेष में अलग अलग बोली जाती है। जैसे मारवाड़ी हो गई, मेवाड़ी हो गया है, भिली हो गया है ना, हड़ौती हो गया है ना, ये जिगरोटी हो गया। तो इस टाइप से जो मेवाती है, ब्रज है, तो ये जो भाषा और बोली है फिक्स है। इसमें देखो सवाल का क्या ट्रेंड है, आपके सुमेलित करने वाला सवाल आएगा। एक तरफ 4 बोलियां और एक तरफ स्थान देंगे, फिक्स है, मान के चलिए। नेक्स्ट यदि हम बात करें, नेक्स्ट देखो आप, देखो नृत्य संगीत और नाटक, जैसे लोक नाट्य, लोक नृत्य हम लोग पढ़ते हैं, है ना, उसी से संबंधित है। धार्मिक विश्वास, लोक परंपरा, संत कवि से सवाल आएंगे। जैसे जाम्बू जी हो गया, जसनाथ जी हो गया, वीर पुरुष और लोक देवता, है ना। मारवाड़ के 5 पीर हैं, रामदेव जी, हड़बू जी, तेजा जी ने लोग 5 पीरों में, तो ये गोगा जी, रामदेव जी, हड़बू जी, मंगली अमेया जी, यहाँ से सवाल बनेंगे। लोक देवियाँ, देखो इसमें ये सवाल बनता है कि कौन सा राजवंश की कुल देवी कौन सी है, या कोई जाति विशेष की कुल देवी, तो या उन लोक देवी से जुड़े कुछ यूनिक फैक्ट है। उसके बाद हस्तकला, देखो हस्तकला का फिर आ गया। मेले और त्योहार में से फिक्स है, सवाल आता ही आता है, तो इसलिए थोड़ा सा ढंग से। रीति रिवाज, राजस्थान के रीति रिवाज, जैसे 16 संस्कार हम पढ़ते हैं। 16 संस्कार के बाद मृत्यु से, गमी से जुड़ी हुई, विवाह से जुड़ी हुई या अन्य, उसमें सारे ये आपके रीति रिवाज वगैरह। पोशाक, राजस्थानी वेशभूषा, स्त्री और पुरुष दोनों से संबंधित है। आएगा आभूषण, राजस्थान के अपने आभूषण है, सर से लेकर मस्तक से लेकर हम पैरों तक आभूषणों की बात करते हैं। कई बार क्रम पूछ लेते हैं, कई बार आभूषण का नाम देते हैं, आपसे पूछते हैं कि बुजली कहाँ है, टॉप्स कहाँ पहना जाता है, बलेवा ठुस्सी वगैरह कहाँ पहना जाता है। विशेषतः आदिवासी और जनजातियों के संदर्भ में, है ना, क्योंकि अपने राजस्थान की कल्चर की यदि आप बात करें तो मारवाड़ क्षेत्र की कल्चर, चाहे लोकगीत हो, चाहे ड्रामा हो, चाहे कुछ और हो, या कुछ परंपराएं हो, या आदिवासी में भी मेवाड़, तो यहाँ से आपके सवाल बनते हैं। तो कुल मिला के देखो, सिलेक्शन वाली हम बात करें तो जैसे आप समझिए कि देखो, तो राजस्थान इतिहास, कला और संस्कृति के कितने नंबर हो गए? देखो टोटल सवाल है आपके 160 सवाल है। अंक की यदि हम बात करें, देखिए अंक की यदि हम बात करें, 160 प्रश्न है और 160 सवाल कितने नंबर के हैं? देखो 160 सवाल है, 200 नंबर के हैं, तो जिसमें से देखो आप आराम से निकाल लोगे। जीएस का एक बड़ा पोर्शन है जिसमें राजस्थान पूरा हो गया, जैसे आधुनिक भारतीय इतिहास हो गया, विश्व और भारत के भूगोल से संबंधित है। एक इसको थोड़ा सा अच्छे से आप तैयार कर लीजिए। उसके बाद क्या बचा है? हिंदी में एक भी टॉपिक नहीं छोड़ना है। इंग्लिश में ज्यादा माथाफोड़ नहीं करना है। इंग्लिश में आपको क्या करना है, पहचान सुनिश्चित कर लो, पहचान के आधार पर आपका आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। मैथ्स जो आपने प्री में पढ़ी वो मेंस में, इसमें भी कोई चिंता की बात नहीं है। और इसके अलावा बचा क्या है? कुछ भी नहीं है। करंट वाला थोड़ा सा देखना है। तो कुल मिला के सारे जो पोर्शन है हमें छोड़ना किसी को भी नहीं है, कोई भी टफ नहीं है, आपको करना सारा है। हाँ, कैसे करना है वो मैंने बता दिया। जैसे इंग्लिश है उसमें केवल पहचान सुनिश्चित करना है, 1.5-2 महीने 3-4 महीने के लिए ये नहीं पढ़ना कि ये हमने पढ़ लिया, पैसे वो पढ़ लिया, अच्छे से पढ़ना है, पूरी से पढ़ना, हमारा काम निकल जाए, केवल इतना पढ़ना है। तो उम्मीद करता हूँ कि जिस तरीके से हमने पढ़ा है, मैंने आपको बताया, उस स्ट्रेटेजी से आप काम करोगे तो उम्मीद ही नहीं, पूरा भरोसा है कि फाइनल जब रिजल्ट आएगा, मेन मेरिट लिस्ट आएगी, उसमें एक रोल नंबर आपका भी होगा। थैंक यू।